हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हम लोगों का टॉपिक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है। अकाउंट्स में अमालगमेशन चैप्टर से आज हम लोग लेकर के आए हैं द कंसेप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं परचेज कंसिडरेशन टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग सबसे पहले मैं आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपील करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। तो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ चीज लिखा है। एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट पेड और पेबल by the purchasing company to the shareholders of the vendor company। थोड़ा समझाता हूं पूरा कंसेप्ट को आप लोगों को पता है कि अमालगमेशन जनरली तब होता है जब दो छोटी छोटी कंपनियां मिल करके एक बड़ी कंपनी का निर्माण करती है, या फिर एक बड़ी कंपनी जब एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसका 100% शेयर्स एक्वायर करके उसका वजूद मिट जाता है, जो कंपनी को एक्वायर किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अमालगमेशन। तो इस तरह के अमालगमेशन में जो कंपनी खरीद रही है शेयर्स दूसरी कंपनी का, उसको हम लोग कहते हैं परचेजिंग कंपनी। जिस कंपनी का शेयर्स खरीदा जाता है उसको हम लोग कहते हैं वेंडर कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी जब वेंडर कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर से, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जो भी पैसा उसको देना पड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। उसी को लेकर के हम लोगों का पूरा आज का जो टॉपिक है वो है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन को लेकर के क्या कह रहा है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्या है प्रोविजंस? बोल रहा है कि परचेज कंसिडरेशन को तब माना जाएगा, वैसे डिफाइन किया जाएगा कि इट इज द अमाउंट दैट इज पेड और पेबल, अमाउंट पेड और पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। मतलब परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट होगा जो परचेजिंग कंपनी किसको दे रहा होगा, वेंडर कंपनी को नहीं, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो ये बात बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को पेमेंट ही हम लोग परचेज कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के मुताबिक। आप यानी कि परचेजिंग कंपनी अगर डिवेंचर होल्डर को, वेंडर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को कुछ भी पेमेंट करते हो, या किसी भी क्रेडिटर को कोई भी पेमेंट करते हो, लिक्विडेटर को कोई भी पेमेंट करते हो, एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स, एनी अदर पर्सन, एनी अदर थर्ड पार्टी जिसको पेमेंट किया जा रहा है उसको परचेज कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को समझना, बिकॉज परचेज कंसिडरेशन के सही कैलकुलेशन के बेसिस पे तब जाकर के आपका सारा जर्नल एंट्री, सारा लेजर वगैरह सही बनेगा इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी। तो इसलिए परचेज कंसिडरेशन का कंसेप्ट बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आपको किसको पेमेंट करने से परचेज कंसिडरेशन लेना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स। तो अब आप लोग जानते हो कि शेयर होल्डर्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर होने से शेयर होल्डर है ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर के डेफिनेशन में शामिल है। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, किसी भी शेयर होल्डर को परचेजिंग कंपनी अगर कुछ भी रुपया, कुछ भी शेयर्स या कोई भी रकम का पेमेंट करेगा, किसी भी फॉर्म में पेमेंट करेगा, उसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन के डेफिनेशन में कंसिडर करेंगे। देखते हैं नोट्स। देखिए, तो सबसे पहले ओनली पेमेंट टू शेयर होल्डर्स दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज परचेज कंसिडरेशन। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को पेमेंट, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर जिसमें शामिल है या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसमें शामिल है, उसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन मानेंगे। सेकेंड पॉइंट है पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स और टू द लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ पीसी। पीसी का पेमेंट नहीं माना जाएगा। डिवेंचर होल्डर को, लिक्विडेटर को या किसी भी आउटसाइडर को, किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करना पीसी नहीं कहलाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, पीसी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, ये पेमेंट कैसे आप कर सकते हो? पेमेंट देखो, आप कैश में सारा पेमेंट करोगे तो आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा। आप खुद को इमेजिन करो कि हम परचेजिंग कंपनी है, हम किसी दूसरे वेंडर कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं उसके शेयर होल्डर लोगों से। तो इन दैट केस क्या करना होगा? आप अगर कैश दोगे तो आपको करोड़ों रुपया आपको शेयर होल्डर्स में बांट देने पड़ेंगे, तो इट माइट लैंड यू अप इन लिक्विडिटी प्रॉब्लम। तो लोग आज के डेट में अमालगमेशन के टाइम पे शेयर्स के बदले में शेयर्स देना प्रेफर करते हैं। मतलब वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को समझाओ कि भैया तुम मेरा कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओ,
तुम वेंडर कंपनी के शेयर्स मुझे बेच दो, बदले में मैं तुम्हें अपना खुद का कंपनी का शेयर्स क्या करूंगा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मैं इसको इशू करवा दूंगा। तुम्हें उसका पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, ना हम तुमको कैश में पेमेंट करेंगे, ना तुम मुझे कैश में पेमेंट करोगे। तुम सीधी बात है, तुम अपना वेंडर कंपनी के शेयर्स मुझे बेच दो, मैं अपना शेयर्स मैं तुमको इशू करवा दूंगा, शेयर्स का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जनरली चीजें होते हैं। तो इसीलिए परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने का उपाय में सब कुछ ले लिया गया है। देखिए, परचेज कंसिडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। शेयर्स में कौन कौन चीज शामिल हो जाएगा, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। यानी कि आप इक्विटी शेयर्स खुद का कंपनी का दे सकते हो, परचेजिंग कंपनी अपना खुद का इक्विटी शेयर्स बांट सकता है, परचेजिंग कंपनी अपना ये बांट सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स बांट सकता है, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स दोनों इशू करने से परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। लेकिन किसको देना होगा, देना किसको होगा, शेयर होल्डर को, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, बोथ इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप कैश दे सकते हो, परचेजिंग कंपनी कैन पे इन द फॉर्म ऑफ कैश, मेक द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। एनी अदर एसेट, कोई दूसरे एसेट्स के फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हो, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग कुछ भी आप दे सकते हो। और लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, यानी कि परचेजिंग कंपनी अपना डिबेंचर्स पेमेंट कर सकता है। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना और डिबेंचर्स इशू करके पेमेंट करने में अंतर है। डिबेंचर होल्डर को आप कुछ भी दोगे, डिबेंचर होल्डर को आप शेयर भी पकड़ा दोगे तो उसको हम लोग पीसी नहीं मानेंगे, लेकिन शेयर होल्डर को अगर आप अपना डिबेंचर दोगे तो वो पीसी होगा। मैटर ये करता है आप दे किसको रहे हो। आप अगर शेयर होल्डर को दे रहे हो तो कोई भी पेमेंट, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो एसेट्स के फॉर्म में हो, एनी अदर एसेट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो डिबेंचर्स के फॉर्म में हो, खुद के कंपनी का डिबेंचर्स के फॉर्म में हो, एनी फॉर्म ऑफ पेमेंट दैट यू आर मेकिंग टू द shareholders of the vendor company is allowed as a purchase consideration, but any form of payment made to the debenture holders is not to be considered as a part of the purchase consideration। देना किसको है ये मैटर ज्यादा करता है। इसके बाद है, देखिए, as per AS 14 if amalgamation is in the nature of merger then purchase consideration to equity shareholders of the vendor company has to be in the form of equity shares of purchasing company only। It means that if payment to equity shareholders of vendor company is made in the form of cash or preference shares or debentures or any other form then such a type of amalgamation will not be considered as amalgamation in the nature of purchase। मैं समझाता हूं इस पॉइंट को। देखो, दो तरह के अमालगमेशन होते हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर के नेचर होने के लिए AS 14 कुछ कंडीशंस डालता है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस है। जैसे परचेजिंग कंपनी को वेंडर कंपनी के सारे एसेट्स टेक ओवर करना पड़ेगा, सारे लायबिलिटीज टेक ओवर करना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे ये टेक ओवर होगा, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी हैज टू बी टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी इन द बुक वैल्यूज, यानी कि उसका जो बैलेंस शीट का फिगर्स होगा उस पे आपको टेक ओवर करना होगा, उस पे आपको खरीदना होगा। तो इसके बाद एक पॉइंट डाला हुआ है, क्लॉज डाला हुआ है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में, कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर तभी कहलाएगा जब इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी को सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग कंपनी अपना खुद के कंपनी का इक्विटी शेयर्स के रूप में पेमेंट करेगा। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा, कोई और चीज दे दिया जाएगा तो उसको मर्जर नहीं माना जाएगा। मैं फिर से एक मतलब एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और दूसरा कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खरीद रहा है। एक्स लिमिटेड बन गया परचेजिंग कंपनी, वाई लिमिटेड बन गया वेंडर कंपनी। वाई लिमिटेड के अब दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। एक्स लिमिटेड क्या कर सकता है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना कंपनी का क्या दे सकता है, इक्विटी शेयर्स दे सकता है। अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को अपना इक्विटी शेयर्स ही खाली देगा, हम लोग इसको अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मानेंगे। लेकिन अगर गलती से वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक्स लिमिटेड ने अपना
प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, इसको अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दिया जाना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई भी दूसरा चीज आप पकड़ा दीजिएगा तो आपका वो मर्जर वाला जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपका अमेलगमेशन को हम लोग मर्जर नहीं बल्कि परचेज मानेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल है इस बात को समझना। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल का। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, शेयर्स का जब हम लोग रेशियो वगैरह निकालते हैं तो शेयर्स कभी कभी फ्रैक्शन में निकल जाता है। मतलब जो परचेजिंग कंपनी के शेयर्स को हम लोगों को कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है कि हम लोगों को अपने कंपनी का से 500.5 शेयर्स इशू करना है हर एक शेयर होल्डर को। अपना मतलब टोटल में इक्विटी शेयर होल्डर को 500.5 शेयर्स इशू करना है। अगर आपका कैलकुलेशन के हिसाब से 0.5, 0.8 ऐसे आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, तो हाउ कैन यू इशू फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स? या तो 500 शेयर्स इशू करना होगा या 501 शेयर्स इशू करना होगा। बीच में आप कैसे कर पाओगे? तो उसका ये सॉल्यूशन निकाला गया है कि सिर्फ उन फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स जो कि एग्जैक्ट होल नंबर में नहीं आ पा रहा है, उसके लिए आप क्या दे सकते हो? कैश बांट सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर भी मर्जर कहलाएगा। लेकिन सिर्फ इस तरह का असमंजस वाला सिचुएशन को छोड़ करके, जहां पे फ्रैक्शन में आ रहे हैं शेयर्स, उसको छोड़ करके बाकी हर केसेस में हम लोगों को स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स ही देना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, कैश इत्यादि बांट देने से उसको अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर डेफिनेटली नहीं कहेंगे, उसको अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहेंगे। आई होप पूरी तरीके से मैंने पीसी का जो कंसेप्ट है वो मैंने सिखा दिया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि पीसी कैलकुलेशन के क्या क्या मेथड्स है। तो चलिए सीखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी इन इजी वे। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, वेरी इजी मैनर। तो समझते हैं इस चीज को। देखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी मेनली, बाय नेट एसेट्स मेथड, बाय नेट पेमेंट्स मेथड एंड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स मेथड। एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेट एसेट्स मेथड में क्या होता है? पीसी बिकम्स इक्वल टू, पीसी इज इक्वल टू नेट एसेट्स टेकन ओवर ऑफ द वेंडर कंपनी। मतलब वेंडर कंपनी का जितना नेट एसेट्स एक्वायर करेगा परचेजिंग कंपनी, उस नेट एसेट्स के वैल्यू को मान लिया जाएगा कि इतना का पीसी उसको देना है। ठीक है। नेट एसेट्स कैसे निकालिएगा? नेट एसेट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करिएगा, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो जितने भी एसेट्स आपने टेक ओवर किया उसको एक एक करके कंसीडर करिए, उसको जोड़ते जाइए, जोड़ के जो टोटल आएगा, टोटल एसेट्स का लाएगा, उसमें से जितने लायबिलिटीज आपने टेक ओवर किया उन लायबिलिटीज को, वेंडर कंपनी का उन लायबिलिटीज को माइनस कर डालिए। ठीक है, एसेट्स में से। तो जो अमाउंट बचेगा, जो बैलेंस बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज नेट एसेट्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एसेट्स टेकन ओवर का टोटल वैल्यू आया 100 रुपया और लायबिलिटीज जो टेक ओवर कर रहा है, लायबिलिटीज टेकन ओवर इज से 20 रुपीज। तो 100 में से 20 माइनस करिएगा तो डिफरेंस कितना बचेगा? 80 रुपीज। दिस इज अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ये जो डिफरेंस बचेगा दिस विल बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, अब बोलिए कि सर ये तो नेट एसेट्स है। हाँ, वही तो हम लोग करना चाहते हैं। पीसी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स दैट आर टेकन ओवर। नेट एसेट्स का वैल्यू के बराबर हम लोग पीसी को मान लेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा था नेट एसेट्स मेथड में पीसी इज इक्वल टू नेट एसेट्स टेकन ओवर ऑफ द वेंडर कंपनी, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो जो एसेट्स लेंगे उसको यहां पे टेक ओवर करेंगे। तो एसेट्स टेकन ओवर दैट इज 100 रुपीज। मेरे एग्जांपल के मुताबिक लायबिलिटीज कितने का टेक ओवर हुआ? 20 रुपया का लायबिलिटीज टेक ओवर हुआ। 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, 80 रुपीज जो बचेगा उसको पीसी मान लिया जाएगा। वो इन अदर वर्ड्स इट इज द नेट एसेट्स। ठीक है। अच्छा, अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कौन कौन आ जाएंगे बेटा? शेयर होल्डर्स फंड्स के अलावा बैलेंस शीट में
शेयर होल्डर्स फंड्स को छोड़ करके जो कुछ आपको दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, वो सारे के सारे क्या हैं? दे आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज. इन शॉर्ट आई कैन से what are the external liabilities? It includes non-current liabilities पूरा का पूरा. It also includes all the current liabilities, non-current और current liabilities. अब बोलिए कि सर उसमें क्या क्या आता है, बता देते हैं अभी. तो non-current liabilities में आपको क्या क्या कंसिडर करना है? डिवेंचर्स ले लीजिए. आप क्या ले सकते हो? लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हो. करंट लायबिलिटीज में आप क्रेडिटर्स ले सकते हो. करंट लायबिलिटीज में आप बिल्स पेबल ले सकते हो. ये करंट लायबिलिटीज में आप बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो. ये सारे लायबिलिटीज को हम लोग क्या मानेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज मानेंगे. इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कहीं एक जगह पे जोड़ लीजिएगा. जोड़ के जो उसका सम टोटल आएगा उसको टोटल एसेट्स में से एक बार में क्या कर दीजिएगा? माइनस कर डालना है आपको. तो जो डिफरेंस बचेगा दैट इज द अमाउंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन. अब यहां पे इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, क्या क्या चीज आपको लेना है और क्या क्या वैल्यूज पे लेना है. तो यहां पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, ओनली कंसिडर दोज एसेट्स विच आर टेकन ओवर. मतलब हो सकता है परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी का 4 गो एसेट में से 3 गो एसेट लिया और 1 गो एसेट बोला कि हम नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए, दरकार नहीं है हमको. तो अगर वो एक एसेट छोड़ रहा है उसको मत लीजिएगा, उसको टोटल एसेट्स टेकन ओवर के कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं करना है. तो हम लोगों को सिर्फ उन 3 एसेट्स को लेंगे जिन एसेट्स को परचेजिंग कंपनी खरीदने के लिए रेडी हो चुका है. सीधी बात है. जो एसेट छूट गया उसको छोड़ देना है, जो एसेट नहीं लेना चाहते हैं उसको छोड़ देना है. ठीक है. तो आपको सिर्फ उन एसेट्स को इस फॉर्मूला में डालना है. इस फॉर्मूला में, नेट एसेट्स के फॉर्मूला में उन एसेट्स को लीजिएगा जिसको टेक ओवर करने के लिए रजामंदी दे चुका है परचेजिंग कंपनी. तो ओनली कंसिडर दोज एसेट्स विच आर टेकन ओवर. अगला पॉइंट भी इसी का इटरेशन है, इसी को स्ट्रेस दे रहा है कि डोंट कंसिडर दोज एसेट्स विच आर नॉट टेकन ओवर. उन एसेट्स को टेक ओवर मत करिएगा, उन एसेट्स को मत कंसिडर करिएगा इस कैलकुलेशन में, नेट एसेट्स के कैलकुलेशन में, जिसको टेक ओवर करने के लिए परचेजिंग कंपनी राजी नहीं हो रहा है. थर्ड पॉइंट, ओनली कंसिडर द फेयर वैल्यूज, ठीक है, और एग्रीड वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर टेकन ओवर. वो एसेट्स और इस फॉर्मूला में जब आप नेट एसेट्स निकाल रहे हो तो आपको एसेट्स टेकन ओवर में से लायबिलिटीज टेकन ओवर माइनस करना पड़ रहा है. तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आपको यहां पे एसेट्स का जो मैंने जैसे यहां पे 100 रुपीज लिखा ना, तो ये 100 रुपीज कौन सा वाला 100 रुपीज है? ये 100 रुपीज का वैल्यू कौन सा वाला वैल्यू है? ये सिर्फ फेयर वैल्यूज होना चाहिए. दिस 100 रुपीज शुड बी द फेयर वैल्यूज. फेयर वैल्यूज मतलब जो उसको अगर उस एसेट को आज के डेट में मार्केट में बेचा जाएगा तो कितना पैसा रियलाइज हो पाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हो, फेयर वैल्यू बोल सकते हो, जो उसका उचित दाम है, उचित कीमत है, उसको यहां पे कंसीडर किया जाएगा. बैलेंस शीट में क्या फिगर शो किया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. वेंडर कंपनी अपने बैलेंस शीट में हो सकता है एसेट्स का बहुत बड़ा बड़ा करके वैल्यूज लिखा शो कर रहा होगा. प्लांट एंड मशीनरी जो हो सकता है कंप्लीटली डिप्रिशिएटेड हो चुका होगा, उसको हो सकता है 1 करोड़ रुपया में शो कर रहा होगा. तो आपको उसके बैलेंस शीट के फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यूज दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसको ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंस दीजिएगा. या फिर एग्रीड वैल्यूज इफ गिवन, वेल एंड गुड, तो हम लोगों को वही लेना है. एग्रीड वैल्यूज मतलब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को जितना पे एग्री हुआ है वो बोल रहा है कि इस एसेट के बदले में हम इतना देंगे, तो जितना में राजी हो रहा है देने के लिए, जितना पैसा चुकाने के लिए राजी हो रहा है, उन वैल्यूज को कंसिडर करिएगा. ठीक है. इफ फेयर वैल्यूज आर नॉट गिवन, अगर फेयर वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, देन कंसिडर द बुक वैल्यूज. ठीक है. लास्ट में थक हार के अगर आपको दिख रहा है कि फेयर वैल्यूज तो सर दिया नहीं है और क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि एसेट्स सारे टेक ओवर हो रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग जो एसेट्स का फेयर वैल्यूज नहीं दिया हुआ है उसका क्या करें सर? तो उस केस में आपको क्या करना है? उसका बुक वैल्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा. थक हार करके बुक वैल्यूज लीजिएगा, अदरवाइज फेयर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है. अब 5th पॉइंट देखिए, डोंट कंसीडर एनी फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स आपको पता है कि दीज आर फेक एसेट्स, ये तो रियल एसेट्स है ही नहीं. तो फिक्टिशियस एसेट्स को बिल्कुल भी कंसीडर मत करिएगा. ठीक है.
डोंट कंसिडर फिक्टिशियस एसेट्स सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इस कैलकुलेशन में, नेट एसेट्स वाले कैलकुलेशन में फिक्टिशियस एसेट्स का कोई जगह नहीं है। खाली याद रखिएगा एक चीज, अगर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तब तो वहां पे तो क्राइटेरिया है कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी टेकन ओवर। वहां पे तो मजबूरी में हम लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, फेक एसेट्स को भी, फिक्टिशियस एसेट्स को भी इस कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। सिर्फ मर्जर वाला क्वेश्चन को छोड़ करके अगर परचेज वाला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बोल देगा आपको कि एमलगमेशन मर्जर नेचर का है कि परचेज नेचर का है। अगर मर्जर नेचर का होगा तब तो फिक्टिशियस एसेट्स भी लेना पड़ जाएगा, और अगर मर्जर नेचर का वो नहीं होगा तो इन दैट केस हम लोग उसको फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो रियल एसेट्स हैं जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब रियल एसेट्स हैं, ठीक है। इसका टेंजिबल वैल्यू है, इसका इंटेंजिबल एसेट्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गुडविल छोड़ दीजिएगा। अगर दिया हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स तो लीजिएगा, पर फिक्टिशियस एसेट्स लेने से मैं आपको मना कर रहा हूं। इसके बाद कंसिडर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ओनली व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर अमालगमेशन मर्जर नेचर का होगा तो फिक्टिशियस एसेट्स भी आपको लेना पड़ जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को भी कंसिडर करना पड़ जाएगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स सब सिर्फ तभी कंसिडर करिएगा जब अमालगमेशन मर्जर नेचर का है, और अमालगमेशन परचेज नेचर का है तो आपको ना तो कैश इन हैंड कंसिडर करना है, कैश एट बैंक कंसिडर करना है, और ना ही फिक्टिशियस एसेट्स कंसिडर करना है। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए क्लियर नहीं हो रहा है कि सर मर्जर है कि परचेज है, समझ नहीं आ रहा है, तो कंसिडर अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, परचेज मान लीजिएगा, कैश इन हैंड भी छोड़ दीजिएगा, कैश एट बैंक भी छोड़ दीजिएगा, फिक्टिशियस एसेट्स भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इफ इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन देन डोंट कंसिडर फिक्टिशियस एसेट्स, डोंट कंसिडर कैश इन हैंड, डोंट कंसिडर कैश एट बैंक। इसके बाद बाय नेट एसेट्स, बाय नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट्स मेथड के बाद नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में ना आपको क्लियरली बोल देगा कि इतना वैल्यू का इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है, परचेजिंग कंपनी, इतना वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है। आपको सिंपली जितना वैल्यू का इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियरली उनको सिर्फ क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है, जो टोटल वैल्यू आएगा दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन। देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, कैश और एनी अदर एसेट गिवन बाय द परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी। ये तो डेफिनेशन में ही था हम लोगों का, परचेज कंसिडरेशन का AS 14 का डेफिनेशन जो था वो पूरा उठ करके आ जा रहा है नेट पेमेंट मेथड्स में। इसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स मेथड, इसको लेकर के मैं सेपरेटली एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों को मैं रेफरेंस के लिए लिंक भेज दूंगा। तो IVPS मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, IVPS, I फॉर इंट्रिंसिक, V फॉर वैल्यू, P फॉर पर और S फॉर शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू क्या लेना है हम लोगों को फॉर्मूला में, नेट एसेट्स टेकन ओवर माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे परचेजिंग कंपनी के लिए भी और वेंडर कंपनी के केस में भी। दोनों का आपको देखिएगा IVPS का एक सर्टेन वैल्यूज आएंगे, उसका रेशियो निकाल लीजिएगा, उस रेशियो के बेसिस पे परचेज कंसिडरेशन आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जितना IVPS आएगा उससे ज्यादा का डेफिनेटली आप परचेज कंसिडरेशन दोगे नहीं। जो बेसिकली दिस मेथड इज आल्सो बेस्ड अपॉन नेट एसेट्स, ये भी नेट एसेट्स के ऊपर ही बेसिकली बेस्ड अपॉन है। जितना का नेट एसेट्स है उससे ज्यादा तो देना है नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर दीजिएगा उसमें से, तो जितना बचेगा बस उतना ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप द वीडियो इज वेरी क्लियर। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। Thank you.